हमारा वैसे ही काम। तो अजय जी, अब यहां से, चूंकि जैसा इन्होंने कहा कि एक कॉमन जर्नी तो है सबकी, लेकिन ये जर्नी अब कहाँ आके रुकी है? आप अगर 3 दशक या 4 दशक कह लें, चलिए 4 दशक कह लेते हैं, उस जर्नी के बाद अब कहाँ ये आपके केबल क्रूसेडर्स कह लीजिए, ये जो नेटवर्किंग है, ये कहाँ ये पूरी इंडस्ट्री खड़ी है? और मैं आपसे अगर सीधे सीधे कहूं कि जो चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं इस वक्त के, उसमें मेजर चैलेंजेस आपको क्या दिखाई देते हैं? जैसे संजीव जी ने और सुरेश जी ने और रवि जी ने बताया है, वैसे ये सबका सफ़र काफ़ी लंबा सफ़र रहा और इसमें चैलेंजेस तो पहले डे वन से काफ़ी चैलेंजेस रहे। मतलब ये बिज़नेस जब करते थे तो रोज़ एक दिन निकलता था और दूसरा दिन जब चालू होता था तब एक दिन हम जीते थे, दूसरे दिन फिर नए चैलेंजेस रहते थे, डेली चैलेंजेस रहते थे और डेली चैलेंजेस को हम ओवरकम करते थे। मतलब ये जो इंडस्ट्री है इसने जो चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि टोटली अनरेगुलेटेड ये था, इंडस्ट्री थी, ना कोई रेगुलेशन थे ना कुछ ये थे, तो इसमें हर जो सरवाइव किए जिन लोगों ने, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और वो मेहनत करने के बाद आज यहाँ पे आए हैं। क्योंकि शुरुआत में तो सब ने अपना अपना चालू किया, सब LCO ही थे, क्योंकि वो तब मल्टी सिस्टम ऑपरेटर का कोई कंसेप्ट नहीं था। जब पे चैनल आए तब पे चैनल के बाद MSO को कंसेप्ट आया, MSO पे चैनल के बाद सब फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। तो इस तरीके से ये चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर काफ़ी दिनों तक रहा। अब ये यहाँ से मतलब इतना लंबा सफ़र करने के बाद भी अभी ये आगे भी चल रहा है और अभी मल्टीपल चैलेंजेस इसमें है, लेकिन ये चैलेंजेस आज भी इंडस्ट्री फेस कर रही है, क्योंकि इनको जो एटमॉस्फेयर में काम करने का जो बेनिफिट है, इसके वजह से ये चैलेंजेस आज भी ओवरकम कर सकते हैं। और इसी तरीके से अभी कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, OTT है, सोशल मीडिया है, आज कस्टमर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जो भी आज कनेक्ट है, पर्सनल कनेक्ट जो LCO का है, आज घर घर तक पहुँचे हुए, तो उसके वजह से आज भी जो कस्टमर है इसी इंडस्ट्री को लाइक करते हैं और सर्विसेज लेना चाहते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर रस्तोगी, ये सवाल बिल्कुल आप ही से बनता है कि ये जो इंडिया का जो एक कह सकते हैं कि जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनका डिजिटल हो जाना, डिजिटलाइजेशन जो हुआ, उस दौर से आने वाले समय में आप किस तरह की बदलाव देख पा रहे हैं या फिर चुनौतियां देख पा रहे हैं? क्योंकि अब तो ज़माना, अब देखिए, अब तो ऐसा है कि जिसको कॉर्ड कटिंग, जिसको हमने टर्म में दिया है, उसके एज में हम आ गए हैं और मोबाइल पे सब कुछ अवेलेबल है, एप्स के थ्रू अवेलेबल है। तो ये किस तरह की चुनौती का दौर है अगर ऑपरेटर्स की हम बात करें, और किस तरह की चुनौतियां आगे आ सकती हैं? आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, केबल टीवी व्यवसाय में सिर्फ वही लोग आए जिनको कुछ अलग कुछ करने का चाहत थी, जीवट लोग। यानी पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये किसी मेरे पिताजी की पंसारी की दुकान होती तो मैं भी पंसारी बन के बैठ जाता, कपड़े की दुकान होती तो मैं भी वही करता। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद जो भी देश भर में जिन लोगों ने भी केबल टीवी का व्यवसाय पकड़ा, कोई इंस्टीट्यूट, कोई सीखने की जगह नहीं थी। सब कुछ उन्होंने अपने ही स्वयं विवेक से, अपने बुद्धिमानी से ही सब कुछ इतना बड़ा आज पूरी दुनिया को अगर जो चकाचौंध कर रहा है, तो इसलिए क्योंकि उसने अपनी पूरी जो भी उसके पास था उसका भी 100% नहीं, 1000% उसने उसमें लगाया, तभी उसको ये एक इंडस्ट्री बना पाया। वरना तो एक दौर था कि रेडियो भी लोगों के घरों में जो शुरू हुआ था तो कॉपर की एक 4 इंच की पट्टी मकान की छत पर इस किनारे से उस किनारे तक बनती थी सिग्नल रिसीव करने के लिए, रेडियो के सिग्नल रिसीव करने के लिए। और टीवी का तो वो दौर ऐसा था कि वो बहुत ऊंचा एंटीना लगा करता था, तब जाकर उसको किसी पता लग जाता था। बड़े बड़े रईस लोग के घर में टीवी होता था, पता लग जाता था कि भाई इसके घर में टीवी है। और 82 में, एशियाड 82 में जिस तरीके से पता लगा कि हमारी फुटबॉल का रंग कैसा होता है या किस तरीके से जो हमारी सेना है उसमें किस तरीके से अलग अलग, तो ये सब रंगीन एशियाड 82 में शुरू हुआ। लेकिन गल्फ वार से एकदम से ही आश्चर्य की बात थी कि किसी युद्ध का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, ये निगलने वाली बात नहीं थी किसी भी भारतीय के लिए। लेकिन वो टाइम दौर आया, लोगों ने ये सब कुछ सुना और उस टाइम
डिश बनाने वाले 2-3 ही लोग थे भारत के अंदर, लेकिन बहुत महंगा, पूरा का पूरा सुबह सिग्नल कहीं और होते थे, शाम को सिग्नल कहीं और होते थे, जो फुटप्रिंट हैं। तो मोटराइज डिश उस टाइम बहुत एक्सपेंसिव हुआ करती थी, किसी एम्बेसी में या किसी 5 स्टार होटल में ही उस टाइम लगाई जाया करती थी। लेकिन फिर भी हम लोगों में से कुछ लोगों ने हिम्मत की और वो कोशिश की, लेकिन चैनल भी इतने नहीं थे उस टाइम। CNN लगाने के लिए, अकेले चैनल को लगाने के लिए, वो भी अंग्रेजी में चैनल था, तो कैसे सर्वाइव करता। लेकिन CNN के साथ साथ 89 में गल्फ वार थी, गल्फ वार के साथ साथ ही CNN के साथ साथ एक ATN चैनल, हिंदी म्यूजिक चैनल, भारत का पहला चैनल आया। कम से कम 2 चैनल हो गए, लेकिन उसके बाद स्टार टीवी जिस तरीके से आ गया। अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि अब तो संख्या ही बढ़ गई है, अब तो अगर आप गिनने को बैठे तो शायद गिन भी ना पाए कि कितने चैनल्स हैं, और हर चीज के चैनल्स हैं। लेकिन एनालॉग पर हमारी लिमिटेशन थी, 106 चैनल से ज्यादा हम टेक्नोलॉजिकल उस पर दिखला ही नहीं सकते थे। लेकिन सुरेश जी, वही सवाल मेरा था। मैं पास्ट के बारे में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि हमारा दौर इतना इंटरेस्टिंग था कि ये बिज़नेस जो आज हजारों करोड़ का बिज़नेस है, न तो किसी बैंक की फंडिंग से हुआ, कि नॉट ए सिंगल बैंक एवर फंडेड दिस बिजनेस, नाइदर अ बिग इंस्टीट्यूशन जो इसमें आके इसको फंडिंग किया। दे ऑल केम वेरी लेट। इनिशियली घर घर से पैसे कलेक्ट करके ये बिज़नेस इतने हजार, तो इट्स अ रेयर बिजनेस जिस बिजनेस के अंदर में यूथ ने अपने आप अपने दम पे खड़ा कर दिया विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि किसी ने हमें बाधा डाली, सेल्फ फंडिंग बट अपने आप माने चाहे अपना लेबर हो, चाहे अपनी फंडिंग हो, चाहे अपनी टेक्नोलॉजी हो, बहुत everything। मतलब मैं कहूँ कि बहुत नहीं, सूरज जी, यानी इसको सारे सब स्टार्टअप बोल सकते हैं। स्टार्टअप, हाँ, उस दौर का दौर के स्टार्टअप जिसकी आज बहुत चर्चा हो रही है, ये उस दौर का स्टार्टअप था। और हम लोगों ने 40 साल पहले स्टार्टअप किया। तो मैं अगर कहूं कि सुरेश जी, कि अगर आपने उस समय फ्यूचर देख लिया, मैं इसको ऐसे देखूं, भविष्यवेत्ता की तरह, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, तो अगर इस इंडस्ट्री के एस्ट्रोलॉजर की तरह आपने देखा कि ये फ्यूचर है इसका, और आप लोग आए इसमें स्टार्टअप जैसा आपने कहा, तो मैंने वही सवाल किया कि अभी का चैलेंज और फिर आने वाले 10 साल या 20 साल में जो आप फ्यूचर देख पा रहे हैं, प्लस ये जो पूरा का पैटर्न बदल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर, और जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, तकनीकी जो बदलाव, उसमें जो कंज्यूमर है, आपका व्यूअर है, उसका नेचर या उसका बिहेवियर कैसा बदला है, आप लोग अब क्या अनुभव करते हैं? मतलब जब मैं उसी पॉइंट से सवाल कर रहा हूं कि उस समय आपने भविष्य देखा, अब यहां से आप क्या भविष्य देख रहे हैं? टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो कभी स्टैग्नेंट नहीं रह सकती, हर साल इवॉल्व करती है। अगर हमारा बिजनेस भी है तो हमने जहाँ से शुरू किया था, हम लोगों ने 4-5 चैनल से शुरू किया, और अलग अलग दौर पे, कभी कोएक्शियल फाइबर, कभी आज के दिन हमारे 99% फाइबर के ऊपर में चला गया है, कोएक्शियल के ऊपर में हमारे नेटवर्क्स अब रहे ही नहीं। हमारे सारे के सारे नेटवर्क्स अब हज़ारों किलोमीटर चल रहे हैं कि एक हेड एंड लगा के हम पूरे इंडिया को टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, अपने कनेक्टिविटी दे सकते हैं। जब हमने शुरुआत की थी, हम एक लोकेलिटी में थे, तो ये जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, हम भी उस टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व किए हैं। कोई भी बिजनेस के अंदर में एक लीन पीरियड होता ही होता है। फॉर्चुनेटली हमारा लीन पीरियड 30 साल बाद आया, जो बहुत रेयर कोई बिजनेस में होता है कि नॉर्मली आप एक बिजनेस करते हो, 5-7 साल 8 साल के बाद में एक लीन पीरियड आएगा, फिर हो सकता है 2-3 साल एक लीन पीरियड के बाद में, देन अगेन यू हैव अ बूस्ट। फॉर्चुनेटली हमने 30 साल में कभी लीन पीरियड देखा ही नहीं केबल टीवी में। हम पहली बार लीन पीरियड देख रहे हैं, एंड दैट इज मोर बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, मोर बिकॉज मैंने इसीलिए सवाल किया। देखिए